Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Mozam Ali. Today we are going to explore the geography of African continent. जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट को डिस्कस करते हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमने दो तरीके से चीज़ों को देखना होता है। एक हम चीज़ों को एक्सटर्नली देखते हैं और उसके बाद फिर हम इंटरनली मूव करते हैं। ठीक हो गया जी। इन दो चीज़ों को हम देखेंगे और उसके बाद हम इंटरनल कंट्रीज का टूर भी कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। Before going to start, I suggest you all to please hold a notebook and pen beside you so that you can point out all the important facts and figure and all the important data. वो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। आप लोगों ने साथ साथ चीजों को नोट डाउन करते जाना है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। हम स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल से। तो जब मैंने एक्सटर्नल की बात की तो एक्सटर्नल की भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं। इसके डिफरेंट हमें एस्पेक्ट्स नजर आते हैं, डिफरेंट हमें पहलू नजर आते हैं। उन सारे पहलुओं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉन्टिनेंट की, ये हमें नजर आ रहा है अफ्रीका, इसकी हम रैंकिंग करने की कोशिश करेंगे। रैंकिंग चूंकि इसकी ऑलरेडी हो चुकी है, हमने इसको देखना है कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर अफ्रीका जो है वो कहाँ पे फॉल करता है। ठीक हो गया जी। हमने इसकी रैंकिंग को देखना है और उसके अलावा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें नजर आएंगे उसको हमने देखना है। अच्छा जी। अब जब भी हम किसी भी कॉन्टिनेंट की रैंकिंग करते हैं तो हम दो बुनियादों पे करते हैं। एक तो हम टेरिटरी की बुनियाद पे करते हैं और सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे हम उसकी रैंकिंग करते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी रैंकिंग करें ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी तो हमें ये पता चलता है कि अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। और अगर हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे इसकी रैंकिंग करें तो वंस अगेन हमें ये पता चलता है कि अफ्रीका इज द सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब बस सवाल यहाँ पे ये है कि हमने इसकी परसेंटेज को भी जानना है। हम इसको सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं कर सकते, हमें इसकी एग्जैक्ट जो एरिया है, एग्जैक्ट पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट परसेंटेज है, उसका भी आइडिया होना चाहिए। तो अगर हम इसकी टेरिटरी की परसेंटेज को देखते हैं कि कितने परसेंट वर्ल्ड टेरिटरी को अफ्रीका ऑक्यूपाई कर रखा है, तो 20% ऑफ वर्ल्ड टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं कि पूरे कॉन्टिनेंट्स की जो टेरिटरी मिला के कॉन्टिनेंट की जो एक पूरा ग्लोब बनता है, उस सारे ग्लोब की टेरिटरी का 20% जो पोर्शन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाई करता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हमें अफ्रीका के अंदर पाई हुई नजर आती है। ठीक हो गया जी। तो ये 15 और 20 का फिगर जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। 15-20 आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा हमने ये देखना है कि अफ्रीका के अंदर हमें कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज मिलती हैं। तो अफ्रीका के अंदर हमें नंबर ऑफ कंट्रीज 54 मिलती हैं, लेकिन आप अगर इसको गूगल करें तो आपको 55 कहीं पे नजर आएगा, कहीं पे 53 नजर आएगा। और ये जो फिगर है ये फ्लक्चुएट करता है। अब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस फ्लक्चुएशन? उसमें ये है कि अफ्रीका के अंदर, जैसे हम एशिया के अंदर पैलेस्टाइन और कश्मीर जैसी टेरिटरीज जो है वो, पर्टिकुलरली पैलेस्टाइन को हम देखते हैं कि वो कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है, हम उसको कंसीडर नहीं करते, काउंट नहीं करते। इसी तरह से अफ्रीका के अंदर हमें दो जो है वो कंट्रीज कंट्रोवर्शियल उनकी टेरिटरीज नजर आती हैं। इस वजह से इनकी जो फिगर है ये फ्लक्चुएट करता है। इसलिए आपने इसको जो है इसको इसके बारे में इतना ज्यादा कंसर्न्ड नहीं होना कि आप लोगों को ये डिफरेंट फैक्ट क्यों मिल रहा है। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि अफ्रीका जो है ये हम देखते हैं कि ये पूरी दुनिया के ऊपर हमें एक ऐसा कॉन्टिनेंट नजर आता है जिसके ऊपर लैंड लॉक कंट्रीज जो हैं उनकी रेशियो, उनकी नंबर सबसे ज्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ लैंड लॉक कंट्रीज की बात करें तो हमें अफ्रीका के अंदर 16 लैंड लॉक कंट्रीज नजर आती हैं। ये सबसे ज्यादा लैंड लॉक कंट्रीज जो हैं वो हमें अफ्रीका के अंदर नजर आती हैं। ये इसके बारे में कुछ डाटा था। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबसे पहले अफ्रीका जो है इसकी बाउंड्री को देखेंगे और फिर उसके बाद हम मजीद इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो हमें जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ये वेस्टर्न साइड इसकी सारी की सारी अटलांटिक ओशन के अंदर है। और अगर हम इसकी ईस्टर्न साइड को देखें तो ईस्टर्न साइड में जो इसका साउथ ईस्ट पार्ट है वो इंडियन ओशन के साथ
एडजेसेंट है। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा पोर्शन बचता है, ये हमारे पास नीचे पोर्शन बचता है जो सदर्न ओशन के साथ एडजेसेंट है। ठीक है जी, ये भी इसका हो गया। अब हमारे पास बचता है नॉर्थ पार्ट और नॉर्थ ईस्ट। हमने इस नॉर्थ को और नॉर्थ ईस्ट को देखना है। नॉर्थ में हम ये देखते हैं कि यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में जो बाउंड्री बनती है वो मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे जो यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में बाउंड्री बनाता है। ठीक हो गया जी। और अगर हम ईस्टर्न साइड पे देखें तो ईस्टर्न साइड पे हमें यहाँ पे एक वाटर पोर्शन नजर आता है जिसको हम रेड सी कहते हैं। ये रेड सी जो है ये एशिया और अफ्रीका के दरमियान में बाउंड्री बनाता है। ये वही रेड सी है जिसके बारे में पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कौन से सी को हजरत मूसा ने क्रॉस किया, तो वो ये रेड सी ही था। तो ये दो सवाल आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। अब एक हमें स्ट्रेट्स अगर हम देखते हैं अफ्रीका के सराउंडिंग्स में, तो हमें एक तो यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में एक स्ट्रेट नजर आती है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। ये बिल्कुल हमें जो है वो स्पेन के अंदर एक टेरिटरी नजर आती है। ये बेसिकली यूके की ओवरसीज, ये यहाँ पे हमें यूके नजर आता है। ये यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ये ओवरसीज टेरिटरी है जिब्राल्टर यूके की, लेकिन स्पेन के अंदर लोकेटेड है। और इस टेरिटरी का नाम जिब्राल्टर है। और इसी जिब्राल्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हम इसको जिब्राल्टर स्ट्रेट कहते हैं। और जिब्राल्टर स्ट्रेट के बारे में मजीद आपको ये बताता चलूं कि जिब्राल्टर स्ट्रेट मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ मिलाती है। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो इसके ईस्टर्न साइड पे देखते हैं कि ईस्टर्न साइड पे ये एशिया और अफ्रीका है। यहाँ पे इसकी हमें कुछ पार्ट ऐसे लगता है जैसे मिला हुआ है। तो यहाँ पे एक पेनिनसुला है, इस पेनिनसुला को हम सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। ठीक हो गया जी, सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। अब ये जो सिनाई पेनिनसुला है इसके साथ हम आगे चल के मैप के अंदर आपको दिखाऊंगा एक स्विज आता है। ठीक है जी, एक 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 जो है वो सॉरी एक एक हमें जो है वो गल्फ नजर आती है। ठीक है जी, उसे हम गल्फ ऑफ स्विज कहते हैं। ठीक है जी, अब ये गल्फ ऑफ स्विज जो है, स्विज, अब ये आपने याद रखना, गल्फ ऑफ स्विज है यहाँ पे। और इसी स्विज गल्फ की वजह से यहाँ पे एक कैनाल बनाएगी, आर्टिफिशियल कैनाल जो है वो स्टैब्लिश की गई। ये आर्टिफिशियल कैनाल जो है वो 1869 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। अब सवाल दो तरह से आते हैं पेपर के अंदर स्विज कैनाल के हवाले से। एक ये पूछा जाता है कि स्विज कैनाल की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, तो 1869 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। और दूसरा सवाल ये पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कब स्विज कैनाल जो है वो नेशनलाइज हुई, तो स्विज कैनाल 1956 के अंदर नेशनलाइज हुई। तो ये आप लोगों ने इसका डिफरेंस याद रखना है। पेपर के अंदर सवाल आता है कि कब इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई, तो सभी जो है वो कैंडिडेट क्या करते हैं 1856 को मार्क करके आ जाते हैं, जबकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 1869 में हुई। जबकि ये नेशनलाइज हुई, मतलब ये इंटरनेशनल वाटर्स की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाता है, तो इस वक्त हम इसको 1956 का ईयर देते हैं। ठीक है जी, नेशनलाइजेशन ऑफ वाटर, ये हमें यहाँ पे मेनली नजर आता है। इसके अलावा हम जो है वो आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को अफ्रीका के हम पर्टिनेंट मैप के ऊपर लेके जाते हैं। तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने बताया आप लोगों को अफ्रीका के अंदर 54 कंट्रीज हैं। इन 54 कंट्रीज के अंदर हमें 6 आइलैंड कंट्रीज मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि 54 जो है वो कंट्रीज, उनमें से 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो अफ्रीका के सराउंडिंग में है, जो वाटर पोर्शन के अंदर है, जो इस टेरिटरी के अंदर जो हमें इकट्ठी नजर आती है, इससे अलग है, इससे हटके हैं। तो हम सबसे पहले उन कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो है वो अफ्रीका का मैप आप लोगों की स्क्रीन पे विजिबल है। हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं, क्योंकि उसके बारे में पूछा जाता है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हमें यहाँ पे बिल्कुल स्मॉल सी कंट्री नजर आती है, इसका नाम है सेचेलस। सेचेलस जो है वो अफ्रीका की सबसे छोटी कंट्री है। अब ये ना सिर्फ अफ्रीका की जो है वो छोटी कंट्री है, बल्कि इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पे हमें
इंडियन ओशन नजर आता है। तो ये इंडियन ओशन का भी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। इंडियन ओशन के अंदर बेशुमार आइलैंड्स हैं, जैसे हमें जो है वो इंडोनेशिया भी नजर आता है, मडगास्कर भी नजर आता है, लेकिन सेचेलस सबसे स्मॉल कंट्री है। ठीक हो गया जी। अब फिर उसके बाद हमें सेचेलस के बाद आगे हम बढ़े तो हमें यहाँ पे कोमोरोस नजर आता है। ये हमें कोमोरोस सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री नजर आती है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है। फिर उसके बाद हमें मडगास्कर नजर आ रहा है, ये मडगास्कर है। मडगास्कर के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी मडगास्कर जो है इसके बारे में कहा जाता है कि हिस्टोरिकली मडगास्कर वाज अ पार्ट ऑफ मेनलैंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कि ये यहाँ पे इसकी अगर आप शेप भी देखें तो ये हमें यहाँ पे नजर आता है कि यहाँ पे ये ऐसे जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में आफ्टर सेंचुरीज ये इस कॉन्टिनेंट से अलग हुआ। ये एक थ्योरी है इसके बारे में, और ये अलग जब हुआ तो ये यहाँ पे आके इंडियन ओशन का पार्ट बना। अब ये जो मडगास्कर है ये लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये मडगास्कर के साथ हमें एक और इसके वेस्टर्न साइड पे कंट्री नजर आती है जिसको हम मोजम्बिक कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये मोजम्बिक और मडगास्कर ये दोनों एम के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, आपने इस चीज का ख्याल रखना है। मोजम्बिक भी एम से स्टार्ट हो रहा है और मडगास्कर भी एम से स्टार्ट हो रहा है। इनके दरमियान में एक चैनल है, एक स्ट्रेट है, जैसे हमने स्ट्रेट्स की ऑलरेडी बात की है। तो ये चैनल और ये स्ट्रेट जो है इसको हम मोजम्बिक स्ट्रेट कहते हैं। मोजम्बिक स्ट्रेट के हवाले से सवाल क्या पूछे जाते हैं, एक तो सवाल ये पूछा जाता है कि मोजम्बिक स्ट्रेट जो है दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रॉडेस्ट या वाइडेस्ट स्ट्रेट कौन सी है। उसका मतलब क्या है कि उसकी कौन सी ऐसी स्ट्रेट है जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा है। ये हमें इसकी विड्थ नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा चौड़ाई जो है किसी स्ट्रेट की वो मोजम्बिक स्ट्रेट है। ठीक हो गया जी। और मोजम्बिक कहाँ पे है, इंडियन ओशन के अंदर है। ठीक है जी, ये मोजम्बिक इंडियन ओशन के अंदर है। उसके बाद मोजम्बिक जो है मडगास्कर और मोजम्बिक कंट्री जो है इसके दरमियान में बॉर्डर बनाती है। ये हमने याद रखने हैं सारे सवालात जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किए। अच्छा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जी एक गल्फ है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, गल्फ जिसको हम गल्फ ऑफ स्विज कहते हैं। और इसी गल्फ के हवाले से यहाँ पे आगे हमें स्विज कैनाल भी नजर आती है। ठीक हो गया जी। ये हमने 4 आइलैंड कंट्रीज को डिस्कस किया जो इसके ईस्टर्न साइड पे थे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, 2 और आइलैंड कंट्रीज हैं जो अफ्रीका के अंदर हमें नजर आते हैं। एक हमें वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे नाम नजर आता है, ये साउ टॉम एंड प्रिंस पे। आइलैंड का नाम है साउ टॉम एंड प्रिंस पे। साउ टॉम जो है ये इसका कैपिटल भी है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे एक केप वर्डे नजर आ रहा है। ये 2 आइलैंड्स हैं जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं इसके वेस्टर्न साइड पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे एक एक अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस कॉन्टिनेंट में से हमें 3 जो है वो हमें 3 लैटिट्यूड्स गुजरते हुए नजर आते हैं। 3 लैटिट्यूड्स, अब 3 जो फेमस लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो हमें इक्वेटर नजर आता है। ठीक हो गया जी। एक हमें इक्वेटर नजर आ रहा है, फिर उसके बाद हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नजर आ रहा है, इसके बाद हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नजर आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नजर आ रहा है। ये 3, ये यहाँ पे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नजर आया, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नजर आया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद सेंटर के अंदर हमें इक्वेटर नजर आया। अब ये क्या है, इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ एक लैटिट्यूड है। ठीक हो गया जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक हो गया जी, ये 23.5 डिग्री साउथ। ये हमें 3 जो लैटिट्यूड्स हैं ये किसी और कॉन्टिनेंट में हमें नजर नहीं आते। ना हमें एशिया के अंदर नजर आते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर नजर आते हैं, ना हमें साउथ अमेरिका के अंदर नजर आते हैं। ये जो है वो डिस्टिंक्टिव फीचर है अफ्रीका का, कि ये हमें सिर्फ अफ्रीका के अंदर तीनों नजर आते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं
तो हमने अफ्रीका की ऑलमोस्ट जो एक्सटर्नल फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो हमने इसको डिस्कस किया। अभी हम जो है वो कोशिश करेंगे इंटरनल साइड पे हमें जो डाटा मिलता है अफ्रीका की ज्योग्राफी के हवाले से उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब वो उसको हम स्टार्ट करते हैं अफ्रीका की, ये देखने की कोशिश करते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पे हमें अल्जेरिया नजर आ रहा है, ठीक है जी, अल्जेरिया ये अफ्रीका की हमें सबसे बड़ी कंट्री नजर आती है। ठीक हो गया जी। अब सबसे छोटी कंट्री मैं आप लोगों को बता चुका हूँ सेचेलेस, और सबसे बड़ी कंट्री जो है वो अल्जेरिया है। अब अल्जेरिया जो है इसके बारे में मैं ये बताता चलूँ, इसको मजीद आगे चल के डिस्कस करेंगे। अल्जेरिया जो है ये अभी लार्जेस्ट कंट्री है। इससे पहले जो है वो सूडान लार्जेस्ट कंट्री हुआ करता था। अब इसकी मैंने आपको बताया कि अल्जेरिया को हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, तो वहां पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जो लार्जेस्ट कंट्री है ये ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी है। मैंने जैसे तज़किरा किया कि हम हमेशा किसी कंट्री को, किसी कॉन्टिनेंट को जब कैटेगराइज करते हैं, उसकी रैंकिंग करते हैं, तो हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी एंड पॉपुलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि हम सिर्फ टेरिटरी को बुनियाद बनाते हैं और पॉपुलेशन को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। इसके बाद अगर हम ये टेरिटरी की बात की है, टेरिटरी की बुनियाद पे मैंने आप लोगों को बता दिया अल्जीरिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी नाइजेरिया हमें यहाँ पे नजर आता है। अल्जीरिया के नीचे ही है नाइजर, नाइजर के नीचे हम मजीद साउथ में जाएं तो हमें अटलांटिक ओशन के ऊपर नजर आता है नाइजीरिया, जो कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है। अब इसकी मजीद वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जो है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, ये कंट्रीज के बारे में आप लोगों को बताया। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि जब भी हम अफ्रीका का जिक्र करते हैं तो अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अब इसके अलावा अफ्रीका जो है जब भी हम इसका जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में डेजर्ट्स आते हैं। ठीक है जी, डेजर्ट्स आते हैं, सहरा आते हैं कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे सहरा हैं। ऑल्दो अफ्रीका के अंदर सहरा हैं, अब इसकी हकीकत क्या है कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो हमें अफ्रीका के अंदर नजर आता है या कहीं और भी मौजूद है, तो हम इसको भी गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। क्या ये रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ है, ये हमने गो थ्रू लाजमी करना है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट इसके अंदर ब्लेंडर करके आते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अफ्रीका के अंदर एक डेजर्ट है जिसका नाम सहारा डेजर्ट है। ये हमें अफ्रीका के नॉर्दर्न जो पार्ट है यहाँ पे नजर आता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें नजर आता है सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट ऑलमोस्ट अफ्रीका की 11 कंट्रीज में से गुजरता है। ये सवाल पूछा जाता है बेशुमार दफा कि अफ्रीका के अंदर जो सहारा डेजर्ट है ये कितनी कंट्रीज में से गुजरता है, तो ये 11 कंट्रीज में से गुजरता है। ये आपने याद रखना है। अगर हम अफ्रीका के सहारा डेजर्ट की, अगर हम इसकी देखें कि इसने कितना रकबा ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इसने ऑलमोस्ट 92 लाख किलो स्क्वायर किलोमीटर्स, इसने 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का रकबा इसने काबू कर रखा हुआ है, जिसके अंदर 11 कंट्रीज मौजूद हैं। 92 लाख किलोमीटर्स, ठीक होगा जी, 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इंटरेस्टिंगली ये जितना रकबा सहारा डेजर्ट ने अकोपाई कर रखा है ये इक्वल टू चाइना एंड यूएस है। ठीक है जी, इक्वल टू चाइना एंड यूएस है। यूएस जो है और चाइना, इसको हम थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीज कहते हैं, कंसीडर करते हैं दुनिया के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी। टेरिटरी की बुनियाद पे हमें थर्ड या फोर्थ रैंक पे चाइना और यूएस नजर आते हैं। इनके हमेशा टेरिटरी की बुनियाद पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रही है कि कोई कहता है कि यूएस थर्ड रैंक पे है, कोई कहता है चाइना थर्ड रैंक पे है। लेकिन यहाँ पे बताता चलूं कि जब आप वाटर एरिया को एक्सक्लूड कर देते हैं तो फिर हमें जो है वो डिफरेंट डाटा नजर आता है। जब वाटर एरिया को हम इंक्लूड करते हैं तो फिर हमें डिफरेंट फैक्ट्स नजर आते हैं। एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि जो एक मिसकंसेप्शन है कि क्या सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड है, क्या ये करेक्ट है
या रॉन्ग है? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। जो सहारा डेजर्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट है ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट। अब सवाल ये है कि इफ सहारा डेजर्ट इज द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन विच डेजर्ट रैंक्स फर्स्ट? ठीक है जी, पहला डेजर्ट कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर हम रैंकिंग की बात करें दुनिया के अंदर के पहले नंबर पे हमें कौन सा डेजर्ट नजर आता है, तो अंटार्कटिक जो एक पूरा कॉन्टिनेंट है, वो पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट डेजर्ट पे है। वो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो डेजर्ट एरिया है। तो वो जो हमें नजर आता है वो अंटार्कटिक, वो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और सेकंड रैंक पे अगर हम देखेंगे, सेकंड रैंक पे हमें कौन सा नजर आता है, तो सेकंड रैंक पे हमें आर्टिक ओशन, जो दरिया है आर्टिक ओशन, हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर नजर आता है। वो नॉर्थ पोल के नजदीक हमें नजर आता है, जो रशिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के ऊपर है। ठीक है जी, वो एक ओशन है लेकिन वो सारा मुंजमद है। ठीक है जी, वो बर्फ में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, तो उसको हम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट कहते हैं। और थर्ड रैंक पे जो है वो डेजर्ट अगर हम आता है कंसीडर करते हैं, तो फिर हम सहारा डेजर्ट को कहते हैं। लेकिन अगर हम इनलैंड डेजर्ट्स की बात करें तो फिर सहारा डेजर्ट जो है वो हमें नंबर वन डेजर्ट नजर आता है। ठीक हो गया जी, ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा हमें जो है वो अफ्रीका के अंदर एक और डेजर्ट नजर आता है, जिसको हम कालाहारी डेजर्ट कहते हैं, कालाहारी डेजर्ट। अब सवाल ये है कि ये कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे है? ये कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के साउथ में है। ये साउथ में तीन कंट्रीज के अंदर फैला हुआ, एक बोस्टवाना है, दूसरा साउथ अफ्रीका, और तीसरा नमीबिया। ये हमें बोस्टवाना नजर आता है, फिर उसके बाद ये हमें यहाँ पे नमीबिया नजर आ रहा है, और फिर यहाँ पे हमें साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है। ये तीन कंट्रीज के अंदर हमें ये कालाहारी डेजर्ट नजर आता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सवाल जब पेपर के अंदर आता है तो मोस्टली वहां पे ये पूछा जाता है कि कालाहारी डेजर्ट किस कंट्री के अंदर है। तो वहां पे आप लोगों के पास जो ऑप्शन दी होती है वो बोस्टवाना की है। उसकी रीजन क्या है कि जो इसका मेजर पार्ट है, कालाहारी डेजर्ट का जो मेजर पार्ट है, वो हमें बोस्टवाना के अंदर नजर आता है। ऑल्दो ये तीन कंट्रीज के अंदर है, लेकिन इसका मेजर पार्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ डेजर्ट्स इन अफ्रीका। तो हम उस साइड पे मूव करते हैं। ये जी आप लोगों के सामने मैप है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं ये डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। अब इसके बाद ये कालाहारी डेजर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये दोनों मैप्स आप लोकेट कर सकते हैं अफ्रीका के मैप के ऊपर। इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को इक्वेटर बताया, ये आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है इक्वेटर, और ये आप लोगों को पास होता हुआ नजर आ रहा है। ये कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर गुजरता है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी कंट्रीज में से गुजरता है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां तीन हाईलाइटेड या तीन फेमस जो लैटिट्यूड्स हैं वो पास थ्रू होते हैं। तो हमें ये याद रखना है जी, अफ्रीका से ये गुजरते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम मजीद अफ्रीका की इंटरनल जोग्राफी को देखने की कोशिश करते हैं कि हमें मजीद क्या डिटेल अफ्रीका के अंदर नजर आती है। तो हम यहाँ पे वापस आए अफ्रीका के मैप के ऊपर, हमने डेजर्ट्स की बात की। इसके अलावा हम जो है वो एक हमें हॉर्न नजर आता है अफ्रीका के अंदर। उस हॉर्न को भी हमने देखना है। ये मैं आप लोगों को दिखाता चलूं। अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है जी, ये वाला पार्ट यहाँ पे एक हॉर्न बनता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, इसके अंदर चार कंट्रीज हैं। पेपर के अंदर पूछा जाता है कि वो चार कंट्रीज कौन सी हैं, उनमें से एक आपको दे दी जाती है, आप लोगों ने उसको देखना होता है कि वो चार कंट्रीज में से कौन सी कंट्री उसके अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसका है जी। ठीक हो गया जी। ओके जी,
मैं साथ में आपके मैसेजेस भी देख रहा हूँ, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्लीज होल्ड योर क्वेश्चंस टिल द एंड ऑफ सेशन। आप लोगों को एट द एंड ऑफ सेशन पूरा मौका दिया जाएगा, आप एट द एंड ऑफ सेशन अपने सारे सवालात पूछ सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये आप लोगों को बताता चलूं साथ में कि ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे मैप रीडिंग करवाई जा रही है। इस ये जितनी चीजें अभी तक मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप लोग अगर तो पास्ट पेपर्स को पढ़ चुके हैं तो आप इसको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। आप लोगों को ये सारे का सारा डाटा वहां पे नजर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक जो मकसद है मैप के ऊपर बताने का, वो ये है कि आप लोगों को जब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करवाई जाती है तो आप लोगों को ये कभी भी नहीं भूलता। ठीक हो गया जी। आपकी जो कॉन्शियस मेमोरी है ये इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं चीजों को याद रखने के लिए। अगर सिर्फ आप बुक्स के ऊपर देखते जाएंगे बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट, तो आप लोगों को शायद आपके माइंड से निकल जाए। लेकिन अभी जब हम इसको गो थ्रू करेंगे पूरे को, तो फिर आपके दिमाग के अंदर से बोत्सवाना कभी नहीं निकलेगा। अगर हम डेजर्ट सहारा की बात करें तो हमें नजर आता है जी 11 कंट्रीज को हमने कहा। इजिप्ट के अंदर हमें सहारा डेजर्ट नजर आता है, लीबिया के अंदर नजर आता है, अल्जीरिया के अंदर हमें नजर आता है, माली के अंदर है, नाइजीरिया के अंदर है थोड़ा सा, नाइजर के अंदर है थोड़ा सा, नाइजीरिया के अंदर भी है, छड के अंदर है, सूडान के अंदर है। ये कंट्रीज हैं जिनके अंदर हमें सहारा डेजर्ट नजर आता है, तो इनको हम इजीली गो थ्रू कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको गल्फ ऑफ स्विज के बारे में बताया, जैसे मैंने आप लोगों को रेड सी के बारे में बताया, जिब्राल्टर को आपने देख लिया, तो आप लोग ये इन चीजों को नहीं भूलेंगे। सेचेल्स का आपने शायद जिंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आया, यहाँ पे एक और हमें आइलैंड कंट्री नजर आती है जिसको हम मोरेशियस कहते हैं। मोरेशियस जो है वो एक बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट है। दुनिया की बड़ी सारी टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। लोग यहाँ पे टूर करने के लिए जाते हैं मोरेशियस के ऊपर। ये भी इंडियन ओशन के अंदर है। 3 कंट्रीज का बताया था, ये चौथी कंट्री मैं भूल गया, अभी आप लोगों को दोबारा मेंशन कर दी है। मोरेशियस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताता चलूं, तो मॉरिशस एक ऐसा आइलैंड कंट्री है जहां पे इंडियन पॉपुलेशन बहुत बड़ी तादाद में वहां पे रहती है। और चूंकि इंडियन तादाद वहां पे रहती है, इस वजह से जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जो इंडियन साउथ की लैंग्वेजेस हैं, साउथ इंडिया की जो लैंग्वेज है, तमिल, ये वो तमिलनाडु वगैरह, ये सारी वहां पे हमें मिली जाती हैं। इवन भोजपुरी जो है इंडिया की एक जुबान, ये हमें मॉरिशस के अंदर नजर आती है। अच्छा जी, अभी हम जो है वो वापस आते हैं, तो हम यहाँ पे जो अफ्रीका के अंदर हमें रिवर्स नजर आते हैं, हम रिवर्स का तस्करा करेंगे। हम रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स में आप लोगों को सबसे पहले तो मैं लेक के बारे में बताता हूँ। सॉरी जी, ये हम यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को डिस्कस कर रहे थे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बताया जी 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर। ये 4 में से एक पूछ लिया जाता है, वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे एक तो सोमालिया है, फिर उसके बाद जिबूटी है, इरिटेरिया है, और उसके बाद हमें इथोपिया नजर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि एक दफा आप लोगों को बता दूंगा, आई होप कि आप लोगों को दोबारा ये चीज नहीं भूलेगी। वो किस तरीके से कि जी आप लोग ये देखते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं, अगर हम एरिट्रिया की बात करें तो इसका नाम ई से स्टार्ट होता है। अगर हम इथोपिया की बात करें तो इसका नाम ई से स्टार्ट होता है। और अगर हम जिबूटी की बात करें तो डी से स्टार्ट होता है। और सोमालिया की बात करें तो डी से स्टार्ट, एस से स्टार्ट होता है। तो ई तो ये आप लोगों के लिए बड़ा सिंपल हो गया ना, आप इसका कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। डी एस ई आप इस तरीके से कर सकते हैं, डी ई एस ई आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसको जो है वो किसी भी तरतीब से आप डीएसई याद रख सकते हैं। किसी भी सीक्वेंस के साथ आपने सिंपली ये याद रखना है कि 2 ऐसी कंट्रीज हैं, एरिट्रिया और इथोपिया, जिनके नाम ई से स्टार्ट होते हैं, और सोमालिया, जिबोटी, ये 2 हैं। एस डी आप लोगों ने या डीएस याद रखना है। जैसे डीएस जो है, ये जो लोग इन सर्विस होंगे उनको तो बड़ा पता है, बड़ा एक फेमस है, आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर यूज करते हैं फ्रीक्वेंटली डीएस। डीएस का क्या मतलब है? डिप्टी सेक्रेटरी। डिप्टी सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट में बैठता है, ठीक है जी।
तो ये कॉमनली यूज होने वाली टर्म है, तो आप डीएस के हवाले से याद रख सकते हैं डीएस, तो आपको ये चीजें फिर नहीं भूलती। ठीक हो गया जी, आपने इसको याद रख लेना है। अच्छा, इसके बाद हम लेक्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमें लेक विक्टोरिया नजर आ रही है। अब ये लेक विक्टोरिया के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता चलूं। एक तो सबसे पहले लेक विक्टोरिया के बारे में पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड लेक विक्टोरिया, किस बंदे ने लेक विक्टोरिया को सबसे पहले डिस्कवर किया। तो जॉन स्पीक जो है उसने लेक विक्टोरिया को 1858 के अंदर डिस्कवर किया। ठीक हो गया जी, 1858 के अंदर, ये आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई, वो 1857 के अंदर हुई, ये 1858 के अंदर हुई। लेकिन यह आप लोगों को बताता चलूं कि 1858 पूछा नहीं जाता, ये आप लोगों के नॉलेज के लिए सिर्फ है। यहाँ पे सिर्फ जॉन स्पाई के बारे में पूछा जाता है, जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, उन्होंने विक्टोरिया लेक को डिस्कवर किया। अब ये जो विक्टोरिया लेक है, ये इसके सराउंडिंग में 3 कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज के साथ ये बाउंड्री बनाता है, मतलब 3 कंट्रीज विक्टोरिया लेक की वजह से बाउंड्री बनाती हैं। वो लेक्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताता चलूं। इसके ईस्टर्न साइड पे हमें कीनिया नजर आता है, और ये हमें एक छोटी कंट्री नजर आ रही है जिसको हम युगांडा कहते हैं। युगांडा आप लोगों ने सुन रखा होगा, बड़ा फेमस यूके अफ्रीका का कंट्री है, और नीचे हमें तंजानिया नजर आता है। वंस अगेन आप लोग जो है इसको कैसे याद रख सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल विक्टोरिया जो है वो कौन सी कंट्रीज के दरमियान में बॉर्डर बनाता है, किसी एक कंट्री को मेंशन कर दिया जाता है, तो आप लोग अगर इनके नामों के एब्रीविएशन देखें तो आपको बनता है जी ये यूके तो बन गया ना, युगांडा एंड कीनिया, तो टी आप साथ में सिंपली इसको याद रख सकते हैं यूके टी, या फिर आप जो है वो किसी भी तरीके से टी यू के रख सकते हैं। आप जो है वो के टी के टू जो है वो के टू भी आप इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं के टी यू। आप कोई भी अपनी तरफ से कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं कि आपको ना भूले। मैंने यूके इसलिए बताया कि यूके सभी लोगों के जुबान ज़द आम पे होता है कि यूके कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, तो आप यूके मतलब यूनाइटेड, आप जो है वो लेक अगर आप देखें तो लेक के अंदर भी आप लोगों को एंड पे के ही नजर आता है, तो आप इस के की मुनासबत से भी याद रख सकते हैं। ये बेसिकली टिप्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, जिनको आपने बस एक दफा एक एक आपने इसको एक्सेलरेट करना होता है, आपने बस इसको एक झटका देना होता है, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ फार्मूले जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा एक यहाँ पे हमें लेक नजर आती है, इसका नाम लेक नसाया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के अंदर नहीं पूछी जाती, तो हमें इसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये लेक्स से अगर हम आगे बढ़े तो मैं आप लोगों को बताता चलूं। हाँ जी, सीड बिल्कुल, ये जो है वो मेरे माइंड में भी आया था। मैं इसको जो है अभी चूंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को बतानी है, तो बताना समटाइम्स बंदा भूल भी जाता है। आप ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसको सीड के हवाले से भी याद रख सकते हैं। सीड आप लोगों को पता है जी, बीज जो है उसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है आप सीड सिंपली आपने याद रख लिया तो आपके दिमाग के अंदर ये हमेशा के लिए स्टोर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये लेक विक्टोरिया का मैंने आप लोगों को बता दिया, 3 कंट्रीज के दरमियान में बाउंड्री बनाती है। अब लेक विक्टोरिया से एक रिवर निकलता है, ये यूं चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये यूं चलता हुआ ये यहां तक हमें नजर आता है। लेक विक्टोरिया से एक रिवर निकला, इस रिवर को हमने नाम दिया नाइल, जिसके बारे में हमने आप लोगों ने सुन चुके हैं। लेकिन जब ये लेक विक्टोरिया से निकलता है और सूडान के कैपिटल खारातूम तक जाता है, ठीक है जी, खारातूम तक जाता है, ये साथ में आप लोगों ने कैपिटल्स को भी मेंशन करता जा रहा हूं, वो भी आपने याद रखना है। सूडान का जो कैपिटल है खारातूम, खारातूम तक जाता है, तो उस वक्त तक हम इसको नाइल नहीं कहते, बल्कि उस वक्त तक हम इसको ब्लू नाइल कहते हैं, ब्लू नाइल। ठीक हो गया जी। अब इसी तरीके से जो हमने एथोपिया का जिक्र किया जिसका कैपिटल अदिस अबाबा है, ठीक है जी, यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक टाना। लेक टाना आप लोग नोट डाउन कर लें, एथोपिया के अंदर एक लेक है, ये इसका ओरिजिनेट पॉइंट है। यहां से एक रिवर निकलता है, और ये रिवर
भी इथोपिया से होता हुआ सूडान में जाता है, और सूडान का जो कैपिटल है खारातूम, वहां पे जाके ये जो ब्लू नाइल आ रहा है इसके साथ ये मिक्सअप हो जाता है या इसके साथ मिल जाता है। अब ये लेक टाना से लेकर ये जो खारातूम तक रिवर है, इसको हम व्हाइट नाइल कहते हैं, व्हाइट नाइल। यहाँ पे हम इसको ब्लू नाइल या व्हाइट नाइल जो है, यहाँ तक खारातूम तक इसके दो नाम हैं, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल। अब ये जब खारातूम से आगे बढ़ता है सूडान में से, तो आगे जाके ये इजिप्ट में जाता है। इजिप्ट में एक लेक पड़ती है जिसे हम लेक नासिर कहते हैं। ठीक है जी। नासिर इनका मशहूर पॉलिटिशियन था, उसके नाम पे लेक नासिर थी, इजिप्ट की। अब ये जो नासिर है यहाँ से फिर अगेन होती हुई, ऐसा नहीं है वहां से डायरेक्शन वगैरह या अपनी वहां पे खत्म नहीं होता, ये जो रिवर नाइल है ये फिर आगे बढ़ता है और मेडिटेरेनियन सी पे जाके अपना डेल्टा बनाता है। ठीक हो गया जी। लेक रिवर जो नाइल है दुनिया का सबसे लंबा दरिया जिसको कहा जाता है, और एंड पे जाके ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके गिरता है। ठीक हो गया जी। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गई है रिवर नाइल की, कि इसका जो पॉइंट है, जहाँ जो जो इसका सोर्स पॉइंट है, जहां से रिवर शुरू होता है उसको हमेशा उसका सोर्स कहा जाता है, और जहां पे रिवर जाके खत्म होता है, जहां पे जाके वो समुद्र या ओशन के अंदर, सी या ओशन के अंदर गिरता है, उसको हम माउथ कहते हैं। ये दो चीज हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। इसका सोर्स पॉइंट लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया से जब ये चलता है तो उस वक्त हम इसको, लेक विक्टोरिया से जब ये चला उस वक्त हमने इसको ब्लू नाइल कहा, और उसके बाद जब ये इथोपिया से एक और रिवर आया जिसको हमने व्हाइट नाइल का नाम दिया, ये दोनों जाके खारातूम में मिले, और उसके बाद फिर ये दोबारा से सूडान से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए जाके मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके गिरे। तो यहाँ पे इसको हम सिर्फ नाइल कहते हैं, लेकिन इससे जो प्रीवियस इसके पार्ट्स आ रहे हैं, एक ब्लू नाइल है, एक हमें व्हाइट नाइल नजर आता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं, तो हम जो है वो अफ्रीका के अंदर जो माउंटेन रेंजेस हैं उसकी बात करते हैं। तो माउंटेन रेंजेस के हवाले से हमें एक ही पॉपुलर माउंटेन रेंज अफ्रीका के अंदर नजर आती है अगेंस्ट एशिया एंड यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे हमें बड़ी मेजर माउंटेन रेंजेस नजर आती हैं। हमें अफ्रीका के अंदर उस तरीके से माउंटेन रेंजेस नजर नहीं आती, लेकिन जो इसकी टॉप फेमस जो आप लोगों से पूछी जाती है उसके बारे में बताता चलूं। यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है अफ्रीका के नॉर्थ पार्ट के अंदर, जो मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बाउंड्री बनाता है। ये 3 कंट्रीज के अंदर फैली हुई है। इस माउंटेन रेंज का नाम है अतलस माउंटेन रेंज। अटलस माउंटेन रेंज जो है वो मोरक्को, यहाँ पे मोरक्को है, मोरक्को से बाद अल्जीरिया है, अल्जीरिया से बाद ट्यूनिस है। ये 3 कंट्रीज के अंदर माउंटेन रेंज फैली हुई है, जिसको हम अटलस माउंटेन रेंज कहते हैं। और अटलस माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक हमें मोरक्को के अंदर ही नजर आती है, जिसका नाम टोबकल है। और अगर हम टोबकल की हाइट की बात करें तो 4167 मीटर टोबकल जो है इसकी हाइट है। ठीक है जी, 4367। लेकिन ये आप लोगों को बताता चलूं कि रेयरली टोबकल के बारे में पूछा जाता है, लेकिन अटलस के बारे में पूछा जाता है। आप लोगों ने अटलस को याद रखना है कि ये मोरक्को के अंदर मेनली सिचुएटेड है। उसके अलावा अल्जीरिया और ट्यूनिस के अंदर भी ये सिचुएटेड है। इसके अलावा 2 माउंटेन और भी हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताता चलूं। ये आप लोगों के सामने एक कंट्री है जिसका नाम है जी कीनिया। कीनिया के अंदर एक पीक है, एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट कीनिया। माउंट कीनिया। अब ये जो माउंट कीनिया है, इसी माउंट कीनिया के नाम पे ही इस कंट्री का नाम रखा हुआ है, कीनिया। सवाल पेपर के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका नाम उसकी हाईएस्ट पीक की के नाम पे रखा हुआ है, तो ये कीनिया है जिसका नाम उसकी हाईएस्ट पीक कीनिया के नाम पे रखा गया है। अब कीनिया के साथ ही हमें एक और कंट्री नजर आता है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम है तंजानिया। ठीक है जी, ये तंजानिया आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। तंजानिया के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तंजानिया के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट किलीमांजरो। माउंट किलीमांजरो। अब ये जो माउंट किलीमांजरो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि
दुनिया के अंदर जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं वो सारी की सारी इस तरीके से हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अटलस माउंटेन रेंज की बात की कि पूरा एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके अंदर एक पीक है जिसका नाम टॉबकल है। लेकिन ये जो किलिमांजारो हमें तंजानिया के अंदर नजर आती है, ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है जी। ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, इससे ज्यादा हाइट पे कोई भी अफ्रीका की पीक नहीं है जिसकी हाइट जो है वो मोर देन 5000 मीटर्स है। ठीक है जी, 5000 मीटर से इसकी ज्यादा हाइट है। अब ये किलिमांजारो के बारे में बताया, एक तो ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, 5000 से ज्यादा है, तंजानिया के अंदर है। इसके अलावा ये मैं बताता चलूं कि बाकी दुनिया के पहाड़ मोस्टली किसी ना किसी रेंज के अंदर है, लेकिन ये एक अकेला पहाड़ है। ठीक है जी, अलोन आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, ये आप इसको अलोन कह सकते हैं कि ये एक पहाड़ है जो अकेला जो है खड़ा है। ठीक है, बेसिकली ये एक डोरमेंट वॉल्केनो है। ये प्रीवियसली वॉल्केनो थी लेकिन अभी ये डोरमेंट हो चुकी है। ये अकेला खड़ा है, इसके साथ और कोई पहाड़ी सिलसिला नहीं है। अब इसके बाद जो है हमने इसकी माउंटेन्स को भी डिस्कस कर लिया। रिवर्स की हम बात कर रहे थे तो अफ्रीका का एक तो लेक नाइल आप लोगों को बता दिया, ये बड़ा फेमस है। इसके अलावा दो और दरिया हैं अफ्रीका के जिनके बारे में पूछा जाता है। एक यहाँ पे है जी कोंगो रिवर। ये कोंगो रिवर जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड कोंगो के अंदर होता हुआ ये अटलांटिक ओशन के अंदर जाके गिरता है। इसके बारे में सवाल क्या पूछा जाता है, इसके बारे में सवाल ये पूछा जाता है कि दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को दो दफा क्रॉस करता है। इक्वेटर को एक दफा तो जो है वो अमेजोन भी क्रॉस करता है या और भी बड़े सारे दरिया हैं, लेकिन ये दो दफा क्रॉस करता है। अगर आप इसको गौर से देखें, आप लोगों को भी मैप के ऊपर भी शो करवा देता हूँ, ये आप लोगों को इक्वेटर है। ठीक है जी, ये इक्वेटर गुजर रहा है और ये यहाँ से एक दफा गुजरा, फिर उसके बाद दोबारा वापस आया और इक्वेटर में से गुजर के गया। ये इसका रिवर है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर हमें जो है वो एक रिवर नजर आता है जिसको हम ऑरेंज रिवर कहते हैं। आप लोगों से सिंपली ये पूछा जाता है कि ऑरेंज रिवर कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आप लोगों ने सिंपली बताना है कि जी साउथ अफ्रीका के अंदर हमें ऑरेंज रिवर नजर आता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप लोगों को मैं एक और चीज बताता चलूं कि एथोपिया हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जिसकी बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों को सारी चीजें बताता चाह रहा हूँ, साथ में जितनी भी कंट्रीज के बारे में जो जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं। एथोपिया अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जिसे कॉलोनाइज नहीं किया गया, ये हमेशा से इंडिपेंडेंट कंट्री रही है। अगर हम कॉलोनाइजेशन की बात करें तो अफ्रीका का ऑलमोस्ट सारा पार्ट जो है वो कॉलोनाइज हुआ, लेकिन एथोपिया एक ऐसी कंट्री थी जहां पे कॉलोनाइजेशन नहीं हुई। फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका के अंदर देखते हैं कि साउथ अफ्रीका ये हमें नजर आ रहा है। साउथ अफ्रीका के अंदर हमें मजीद दो कंट्रीज नजर आती हैं जो कंट्री के अंदर कंट्रीज हैं। एक हमें जो है वो लशोटो नजर आता है, ये हमें लशोटो नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर है। दूसरा हमें यहाँ पे स्वाजीलैंड नजर आता है, ये हमें स्वाजीलैंड नजर आ रहा है, ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर है। ये दो कंट्रीज हैं, लशोटो और स्वाजीलैंड, ये दोनों हमें साउथ अफ्रीका के अंदर नजर आते हैं। और स्वाजीलैंड के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि स्वाजीलैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जैसे हमें यहाँ पे ये स्विट्जरलैंड नजर आ रहा है यूरोप के अंदर, इसी तरीके से अगर हम इसकी अफ्रीका की बात करें कि अफ्रीका के अंदर स्विट्जरलैंड कौन सा है, तो वो स्वाजीलैंड अफ्रीका का स्विट्जरलैंड के तौर पे जाना जाता है। ठीक हो गया जी। ये अभी जो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बताई इनको हम मैप के ऊपर भी लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने रिवर की बात बताई, वाइट नाइल है, ये ब्लू नाइल है, विक्टोरिया लेक है, नाइल रिवर है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाके गिर रहा है। कोंगो रिवर के बारे में बताया, ऑरेंज रिवर के बारे में बताया। बाकी भी इसके रिवर हैं जैसे नाइजर रिवर है, लेकिन इनके बारे में पेपर के अंदर पूछा नहीं जाता। ये जो मैंने आपको बताया यही पेपर के अंदर पूछा जाता है जिनको हमने याद रखना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बताता चलूं कि अगर हम अफ्रीका के फॉरेस्ट की बात करें, अफ्रीका के अंदर कौन कौन से फॉरेस्ट हमें नजर आते हैं, तो हमें अफ्रीका का एक ही मेन फॉरेस्ट मतलब जो हाईलाइटेड मेजर फॉरेस्ट है वो हमें नजर आता है। ये हम देखेंगे जी, ये इक्वेटर गुजर रहा है।
ठीक है जी, और इक्वेटर के ऊपर हमने बात की, कॉन्गो रिवर 2 दफा गुजरता हुआ नजर आता है। इक्वेटर एक ऐसा रीजन है जहां पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है जी, एक तो रेनफॉल जो है वो इक्वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद हमें हर रिवर अपना बेसन बनाती है। अब ये जो कॉन्गो रिवर है ये हमें नजर आ रहा है कि इक्वेटर के दोनों साइडों पे ये हमें अपना बेसन बनाता हुआ नजर आता है। तो इस एरिया के अंदर हमें अफ्रीका का फॉरेस्ट नजर आता है, जिसको हम कॉन्गो फॉरेस्ट भी कहते हैं या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमने इसको डिस्कस किया अफ्रीका के ज्योग्राफी को। अभी हम जो है इसकी ऑलमोस्ट इसकी ज्योग्राफी को डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और हम जो है वो अफ्रीका से मजीद जो डाटा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताता चलूं। अब इसके अंदर हमने देखना है अफ्रीका के जी डोंट वरी, जो लेक्चर है ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग इसकी चालू है। आप इसके बारे में परेशान ना हो, आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद अभी हम जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अभी हमने सिर्फ अफ्रीका के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मजीद अफ्रीका के अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं जिस जो पेपर के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। अब पहले तो हमने सिर्फ अफ्रीका को डिस्कस किया, इसकी ज्योग्राफी को, इसकी बाकी चीजों को। अभी हम अफ्रीका की कंट्री टूर करते हैं, अफ्रीका के अंदर हमें क्या क्या चीजें नजर आती हैं उसका हम थोड़ा तस्करा करते हैं। तो उसके अंदर हमें मजीद जो है वो नॉलेज मिलेगा, और हमारा अफ्रीका से कोई भी किसी भी तरह से सवाल पूछा जाएगा वन पेपर से, इंशाल्लाह वो इसमें से स्किप नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हमारे सामने सबसे पहले है जी मोरक्को। मोरक्को के बारे में आप लोगों को बताता चलूं कि जी मोरक्को हमारे सामने एक कंट्री है जिसका हम तज़किरा भी कर चुके हैं कि जी इसके अंदर अटलस माउंटेन रेंज है, और इसकी अगर हम बाउंड्री देखें तो हमें नॉर्थ के अंदर मेडिटेरेनियन सी नजर आता है, ईस्ट में हमें अल्जीरिया नजर आता है, वेस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन नजर आता है, इसी तरह साउथ के अंदर हमें वेस्टर्न सहारा नजर आता है। हम मोरक्को की बात करते हैं। मोरक्को एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर हमें दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नजर आती है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नजर आती है जिसको हम अल कोरोनाइन कहते हैं। इसके मुख्तलिफ स्पेलिंग्स आपको किताबों के अंदर नजर आएंगे। कहीं पे आपको के से स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, कहीं पे आपको क्यू से अल कोरोनाइन के स्पेलिंग नजर आएंगे, कहीं पे आपको सी से भी नजर आ जाते हैं। आप लोगों ने मकसद ये है कि इसको याद रखना है कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हमें अल कोरोनाइन के अंदर मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर की जाएंगी, जो नोट्स होंगे, उसके अंदर जो है वो काफी सारी डिटेल जो है वो इसका हिस्ट्री का भी पोर्शन मेंशन है। ठीक है जी, अभी हम जो है वो अभी के लिए इसका हिस्ट्री का पोर्शन जो है उसको कवर नहीं करेंगे। अभी हम इसके अलावा जो मिसलिनियस डाटा होगा यहाँ पे कंट्रीज के अंदर जो पेपर के अंदर पूछा जाता है उसको कवर करेंगे। और जहां पे मुझे जरूरी लगा कि किसी कंट्री की हिस्ट्री कि हमें जैसे सूडान की के अंदर जो इसकी पार्टीशन थी, इसके अलावा हमें जो लिबनान के अंदर नजर आता है, हमें नाइजीरिया अल्जीरिया के अंदर नजर आता है, उसकी हम थोड़ा हिस्ट्री को भी टच करने की कोशिश करेंगे। मोरक्को का जो कैपिटल है रब्बत इसका नाम है, ये यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप लोगों ने इसको मोरक्को के कैपिटल को रब्बत के नाम से याद रखना है। आप फिर उसके बाद लेकिन जो इसका सिटी है कैसा ब्लंका, ये यहाँ पे अटलांटिक ओशन के ऊपर वाक़या है, ये इसका लार्जेस्ट सिटी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद इसके मैं साथ में आप लोगों को बताता चलूंगा कि कौन सी कंट्रीज जो हैं वहां पे हमें इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें इनके पार्लियामेंट्स की डिस्कस करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें इनके हेड ऑफ स्टेट्स को डिस्कस करने की जरूरत है। तो वो मैं आप लोगों को साथ साथ में मेंशन करता चलूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं
कि जो मोरक्को है यहाँ पे ऑलमोस्ट जो अफ्रीका की नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उसके अंदर दो लैंग्वेजेस हमें बोली हुई नजर आती हैं। एक हमें अरबिक नजर आती है और दूसरा बर्बर लैंग्वेज है। ये बर्बर क्या है? ये बर्बर्स बेसिकली जो इनकी हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, जैसे हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि जी हमें संस्कृत नजर आती है, एक ओल्डेस्ट लैंग्वेज है हिस्टोरिकल लैंग्वेज के तौर पे, इसी तरह से बर्बर लैंग्वेज जो है वो हमें अफ्रीका के अंदर नजर आती है। इसके अलावा हर कंट्री ने अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर रखी हैं। मोरक्को की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमें यहाँ पे इंग्लिश और स्पेनिश एज अवर सीज लैंग्वेज नजर आती है, क्योंकि स्पेन इसके बिल्कुल साथ है, तो स्पेनिश भी यहाँ पे बोली जाती है, और यूरोप के नजदीक होने की वजह से मोरक्को के अंदर इंग्लिश भी बोली जाती है। ठीक हो गया जी। अब इसके अलावा जो मोरक्को है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि मोरक्को की न्यूज एजेंसी का नाम बताएं, तो मोरक्को की हमने न्यूज एजेंसी का नाम बताना है। मोरक्को का मैं आप लोगों को सिंपली बताता चलूं कि जो आपको मैं अभी कुछ लिंक्स डेवलप करने की कोशिश करूंगा, जो मैं हमेशा से करता हूं कि आप लोगों ने किस तरीके से चीजों को याद रखना है। तो हमें ये पता चलता है कि अगर मोरक्को की न्यूज एजेंसी बेशुमार दफा पेपर के अंदर पूछा जाता है, हमें पता है जी, ये MAP, ये आप लोगों से आप लोगों को पता होना चाहिए कि MAP मोरक्को की न्यूज एजेंसी का नाम है। कैसे याद रखना है? M फॉर मोरक्को, ठीक है, आपने याद रख लिया, लेकिन ये एब्रीवेशन है मगरिब, मगरिब अरब प्रेस, मगरिब अरब, A फॉर अरब और P फॉर प्रेस, M फॉर मगरिब। ठीक है जी। मगरिब का क्या, किसको कहते हैं? मगरिब वेस्टर्न पार्ट को कहते हैं। तो ये चूंकि अफ्रीका का वेस्टर्न कंट्री है, मोस्ट वेस्टर्न कंट्री है, इस हवाले से इसको मगरिब हम कहते हैं उर्दू के अंदर, या इसको हम अरबिक के अंदर मगरिब कह दिया, और अरबिक प्रेस है। और मोरक्को के हवाले से मैंने बता दिया कि जी MAP जो है, आपने याद रख लेना कि M के साथ ही मोरक्को शुरू होता है, और M के साथ ही MAP शुरू होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी सीक्रेट एजेंसी का भी पूछा जाता है कि मोरक्को की सीक्रेट एजेंसी का बताएं, तो DST इसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम है, ये हमने याद रखना है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी पर्सनैलिटीज के बारे में पूछें, क्योंकि पेपर के अंदर आपसे मुख्तलिफ कंट्रीज की हाईलाइटेड पर्सनैलिटीज के बारे में भी पूछ लिया जाता है, कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पर्सनैलिटी पूछी जाती है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो हमें उस वक्त एग्जैक्टली पता नहीं होता, तो हमने कंट्रीज का जब टूर करते हैं तो उसमें साथ में वहां पे जो हाईलाइटेड पर्सनालिटीज होती हैं उसको भी देखना होता है। मोरक्को की जो हमें पर्सनालिटी नजर आती है वो है जी इब्ने बतूता। इब्ने बतूता हमें मोरक्को से नजर आते हैं, मोरक्को से हमें इब्ने बतूता नजर आते हैं, इनको हमने याद रखना है। ठीक हो गया जी। अब मोरक्को के बाद हम जो है वो अपनी नेक्स्ट कंट्री की साइड पे मूव करते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्री आती है वो है जी अल्जीरिया। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम अल्जीरिया को डिस्कस करेंगे। अब अल्जीरिया जो है वो अल्जीरिया जो है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताना है कि ये अल्जीरिया जो है ये एक अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है जी। अफ्रीका की अगर हम बात करें कि ये रकबे के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है, नंबर 1 पे आती है। और अगर हम इससे आगे बढ़ें, ये तो हमने बात कर ली कि जी अफ्रीका जो है इसकी कंट्रीज जो हैं उनमें नंबर 1 पे आ गई अफ्रीका इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी। इसके अलावा जो अल्जीरिया है, अरब कंट्रीज जितनी हैं, अरब कंट्रीज के अंदर भी हमें ये पता चलता है कि अल्जीरिया इन सबसे बड़ी कंट्री के तौर पे हमें नजर आती है। उसके अलावा अगर हम दुनिया के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से अल्जीरिया को देखें तो हमें ये पता चलता है कि 10th लार्जेस्ट कंट्री है ये दुनिया के हिसाब से, हमें इसकी जो रैंकिंग है वो पता चलती है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अल्जीरिया जो है ये एक तो रकबे के हिसाब से बड़ा हुआ और फेमस हुआ, इसके अलावा अल्जीरिया अपनी कुछ और रीजंस की वजह से भी फेमस है। वो कौन सी हैं? इसके रेजर्वायर्स। रेजर्वायर्स इसके किस तरीके से हैं? इसके दो तरह से रेजर्वायर्स हैं, एक तो ऑयल के रेजर्वायर्स हैं और दूसरा इसके गैस के रेजर्वायर्स हैं। ठीक है जी। इन दो वजूहात की वजह से ये फेमस है। अगर हम इसके ऑयल के रेजर्वायर्स की बुनियाद पे इसे देखें
तो एक तो हमें पूरी दुनिया के हिसाब से, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो नजर आएगा, तो हमें ये पता चलता है कि पूरी दुनिया के अंदर 16th लार्जेस्ट कंट्री है जो ऑयल रिजर्व्स रखती है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर हमें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री के तौर पे नजर आती है, जहां पे रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स सबसे ज्यादा हैं। ठीक हो गया जी। और फिर उसके बाद हम अगर इसकी गैस की बुनियाद पे बात करें तो गैस के हिसाब से दुनिया के अंदर ये 9th बिगेस्ट कंट्री के तौर पे हमें नजर आती है। और चूंकि यहाँ पे अफ्रीका के अंदर इसकी रेजर्वायर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसी रेजर्वायर्स की बुनियाद पे अल्जीरिया की एक कंपनी भी है जो ऑयल और गैस का काम करती है, उसको हम सोनट्रैच कहते हैं। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी ऑयलियम प्रोडक्ट जो है उसकी कंपनी है। ठीक हो गया जी। ये भी पेपर के अंदर कभी पूछ लिया जाता है, तो हमने इसको याद रखना है। इसके अलावा हम चूंकि बहुत बड़ी कंट्री है, तो अल्जीरिया का अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज हैं सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। ठीक है जी। डिफेंस बजट जो है वो अल्जीरिया का सबसे बड़ा, और सबसे बड़ी जो है वो स्टैंडिंग आर्मी जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें अल्जीरिया की नजर आती है। क्योंकि डिफेंस बजट बड़ा है तो ये अपनी आर्मी भी बड़ी रख सकती है, अफोर्ड कर सकती है। ये अल्जीरिया का कमाल है। अच्छा जी, ये हमने डिस्कस किया है अल्जीरिया को। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अल्जीरिया के बाद हमें नेक्स्ट कंट्री नजर आती है लिबिया। ठीक हो गया जी। अब लिबिया जो है इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी सारी चीजें हैं। लिबिया का पुराना नाम ट्रिपोली हुआ करता था, इसका कैपिटल भी ट्रिपोली है। और ये आप लोगों ने याद रखना है, इसका पुराना नाम जो है वो इसके कैपिटल की के नाम पे ही था, ट्रिपोली। वो हमने इसको याद रखना है। ठीक हो गया जी। अब इसकी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है वो आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दी जाएंगी। आप लोगों ने इसको डिस्कस देख लेना है, स्लाइड्स के ऊपर एक दफा गो थ्रू कर लेना है अपने पर्सनल नॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब इसकी इंडिपेंडेंस हुई 1951 के अंदर, तो इसकी इंडिपेंडेंस के बाद जो है यहाँ पे एक बंदा किंग बना जिसका नाम किंग इदरीस था। ठीक है जी, किंग इदरीस। अब ये जो किंग इदरीस था ये किंग रहा 51 से लेके 69 तक, 1969 तक ये बंदा जो है वो किंग था। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि एक नया बंदा आता है जिसका नाम है मोहम्मद कजाफी। अब ये मोहम्मद कजाफी जो है वो इस किंग इदरीस को उठा के बाहर फेंकता है और 1969 के अंदर खुद आके किंग बन जाता है। ठीक हो गया जी, किंग बन जाता है। अब सवाल पेपर के अंदर ये पूछा जाता है मोहम्मद कजाफी किस किंग को उठा के बाहर फेंकता है और खुद किंग बनता है, उसका नाम किंग इदरीस है। अब ये दो 1969 के अंदर मोहम्मद कजाफी किंग बनता है। लेकिन और ये ऑलमोस्ट 40 साल तक, 40 ईयर्स तक ये बंदा मोहम्मद कजाफी जो है वो लिबिया के ऊपर रूल करता है। और अल्टीमेटली 2011 के अंदर यहाँ पे आके एक रेवोल्यूशन आता है और मोहम्मद कजाफी को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक हो गया जी। मोहम्मद कजाफी 40 साल तक यहाँ पे रूल करता है और उसके बाद यहाँ पे जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जब ये सिविल वॉर स्टार्ट होती है तो इसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि मोहम्मद कजाफी को उठा के बाहर फेंका जाता है और लिबिया जो है ये दो हिस्सों के अंदर डिवाइडेड हो जाता है। एक जी इसकी वेस्टर्न पार्ट है जो जिसको ट्रिपोली लीड करता है, और जो एक इसका ईस्टर्न पार्ट है जिसको तोब्रुक लीड करता है। ये इसका ईस्टर्न पार्ट है, ये इसका वेस्टर्न पार्ट है। अब ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है इन दोनों के को आपस में मिलाए रखने के लिए यूएनओ स्ट्रगल करती है और आपस में इनके अलायंसेस डेवलप करने की कोशिश करती है। 2011 से 2015 तक ये जो है वो आपस में कोशिश करते रहते हैं मुशावरत की, लेकिन ये इनकी फेल होती है आपस में जो अलायंसेस डेवलप करने की। और 2015 के अंदर सेकंड सिविल वॉर जो है वो हमें लिबिया के अंदर ब्रेकआउट होती हुई नजर आती है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि जी ट्रिपोली इसका कैपिटल है, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। लिबिया इसका पुराना नाम था।
यहाँ पे लिबिया जो है, यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, वो इसकी न्यूज एजेंसी के हवाले से पूछा जाता है कि कौन सी न्यूज एजेंसी है लिबिया की। तो लिबिया की न्यूज एजेंसी की बात करें तो आप लोगों को बताता चलो कि जी जाना इसकी न्यूज एजेंसी है लिबिया की। ठीक हो गया जी। जाना लिबिया की न्यूज एजेंसी है, ये पूछा जाता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नेक्स्ट कंट्री आ जाती है जिसको हम इजिप्ट कहते हैं। जी, ये हमारे पास इजिप्ट का मैप है। ये सिनाई पेनिनसुला था जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और उसके बाद ये लेक नासिर है, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है जी, ये मैंने आप लोगों को बताया। जो गल्फ ऑफ स्विज है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के अकेले के ऊपर जो है वो हम आधा घंटा लगा सकते हैं। इसकी बहुत लंबी चौड़ी जो है वो हिस्ट्री है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी सिंपली बताता चलूं, हम इसकी सिंपल फॉर्म के अंदर जो हम हमारे हमारे लिए जरूरी है, हमने सिर्फ उसका तज़किरा करना है। अगर हम इजिप्ट की हिस्ट्री की बात करें तो 1952 के अंदर जो है वो जाके, सॉरी 1922 के अंदर इजिप्ट जो है इसको इंडिपेंडेंस मिलती है। लेकिन इसकी इंडिपेंडेंस जो है वो किस तरीके से है, पूरी तरीके से इसको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। 1952 के अंदर आके यहाँ पे जो किंगशिप है उसको खत्म करके कंप्लीट इंडिपेंडेंस ली जाती है। 1952 से पहले जो 1922 से एक नॉमिनल इंडिपेंडेंस दी गई, उसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश चूंकि यहाँ पे रूल करता रहा, जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूल किया, तो हमें यहाँ पे नजर आता है कि जी ब्यूरोक्रेसी बर्तानिया की है, आर्मी जो मिलिट्री है वो बर्तानिया की है, जो यहाँ पे किंग बनता है या प्रेसिडेंट बनता है वो भी एक पपेट किंग होता है, जो यहाँ पे हमें नजर आता है बर्तानिया की बैक और सपोर्ट के साथ बनता है। इसके अलावा हमें इजिप्ट से एक बड़ा फेमस जो है वो अकॉर्ड नजर आता है, जिसे हम कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड जो है ये साइन किया गया 1978 के अंदर। बेशुमार दफा पूछा जाता है कैंप डेविड अकॉर्ड कब साइन किया गया। ये कैंप डेविड अकॉर्ड जो है वो 1978 के अंदर साइन किया गया विद द सपोर्ट ऑफ यूएसए। और ये साइन क्यों किया गया, ये इस वजह से साइन किया गया कि आप लोगों को यहाँ पे इसराइल नजर आ रहा है, इसराइल को इजिप्ट जो है इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, और इसकी वजह से इसराइल और इजिप्ट जो है इसके दरमियान में 4 जंगें हुई, और जो आखिरी जंग थी उसके नतीजे में हमें कैंप डेविड अकॉर्ड होता हुआ नजर आता है। और ये कैंप डेविड अकॉर्ड के नतीजे में इजिप्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है इसराइल की इंडिपेंडेंस को। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इजिप्ट के जो हेड ऑफ स्टेट है, इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन बंदा जो है वो इजिप्ट का हेड ऑफ स्टेट है, तो अब्दुल फतेह जो है सीसी, अब्दुल फतेह ससी जो है वो इजिप्ट का हेड ऑफ स्टेट है, इसका प्रेसिडेंट है। इसके बारे में पूछा जाता है, हमें इसका बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे न्यूज एजेंसी के बारे में पूछा जाता है कि इजिप्ट की न्यूज एजेंसी का नाम बताएं, तो हमने इजिप्ट की न्यूज एजेंसी का भी नाम बताना है। जैसे मैंने आपको बताया MAP, इसी तरीके से मोरक्को की इसी तरीके से इससे मिलते जुलती मीना के नाम से जो है वो हमें नजर आती है इसकी न्यूज एजेंसी इजिप्ट की। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आप लोग देखें कि जी मिडल ईस्ट की हम बात करते हैं, मिडल ईस्ट, ये मिडल ईस्ट ही की के अंदर जो है वो तस्वर होता है इजिप्ट भी। तो मिडल ईस्ट किसके के हवाले से इसका जो ME है, M का मतलब मिडल, ईस्ट का मतलब ई का मतलब ईस्ट, और न्यूज का मतलब एन का मतलब न्यूज, और ए का मतलब एजेंसी, मिडल ईस्टर्न न्यूज एजेंसी, ये यहाँ पे इनकी इजिप्ट की न्यूज एजेंसी है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे एक इसकी सीक्रेट एजेंसी भी है बड़ी फेमस, इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो वो आप लोगों को बताता चलूं कि अल मुखबरत, मुखबरी जो है वो उससे, ये एक अरबिक वर्ड है, और उससे ही मुखबरत जो है वो इन्होंने नाम रख दिया होगा, मुखबरी करना। एक हम यहाँ पे जो है वो पंजाबी के अंदर यूज करते हैं, या थाना कल्चर के अंदर यूज करते हैं कि उसकी मुखबरी करो, या ये
मुखबर है, तो उर्दू की और या अरबिक का ये वर्ड है जहां से ये निकला हुआ है। आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। दुनिया के कम न्यूज एजेंसीज हैं जिनका नाम इस नाम से है। फिर इजी जेट जो है ये इसकी एयरलाइन का नाम है, इजी जेट। आप इजी जेट, ई फॉर इजिप्ट एंड इजी फॉर ई फॉर इजी, ये दोनों ई के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इजिप्ट भी और ई भी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इजी जेट ये यहाँ की एयरलाइन है जी, एयरलाइन है इजिप्ट की। ये एयरलाइंस के बारे में भी पेपर के अंदर पूछा जाता है, ये हमने इसको याद रखना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ की अगर हम पर्सनैलिटीज की बात करें तो हमें पता चलता है, एक तो जी पर्सनैलिटी है क्लोपत्रा। क्लोपत्रा के बारे में सभी लोगों ने सुन रखा है, उसके हुस्न की वजह से, एक और उसकी पॉलिटिकल मैनोवरिंग नेचर की वजह से क्लोपत्रा की वो बड़ी फेमस पर्सनालिटी थी। वो इजिप्ट से बिलोंग करती थी। उसके अलावा सलाहुद्दीन जो है ये भी इजिप्ट से बिलोंग करता था। ये दो हमें बड़ी पर्सनालिटीज नजर आती हैं जो इजिप्ट से बिलोंग करती थी। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इजिप्ट को एक जल्दी से गो थ्रू किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंट्री आ जाती है जी, सूडान। जी, ये हमारे पास जो है वो सूडान नजर आ गया। अब सूडान जो है ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जी 2011 से पहले, 2011 जो है वो एक इम्पोर्टेंट टाइम था जब अफ्रीका के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो हम अरब स्प्रिंग के नाम से देखते हैं। अरब स्प्रिंग का मतलब ये है कि यूरोप और मिडल ईस्ट, सॉरी, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के अंदर हमें मेजर चेंजेस नजर आते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस नजर आते हैं, रेवोल्यूशन नजर आते हैं। हमें सूडान के अंदर जो है वो रेवोल्यूशन एक नजर आता है। अब ये सूडान जो है वो प्रीवियसली मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री था ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, लेकिन 2011 के अंदर यहाँ पे जो है वो एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई जिसके नतीजे में सूडान दो हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ। एक जो सूडान हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है, जो यहाँ पे डिफरेंट कलर के साथ है, ये वाला सूडान, इसको हम सूडान कहते हैं। और एक नीचे वाला हमें पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम साउथ सूडान कहते हैं। अब ये हुआ क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि जी यहाँ पे सिंपली ये है कि जी ये जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है, ये नॉर्दर्न पार्ट के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी रहती थी, जबकि जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे मेजोरिटी जो कम्युनिटी है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। तो ये हमेशा से इनके क्लैशेस चलते आए, लेकिन अल्टीमेटली 2011 के अंदर जो है वो साउथ सूडान को सेपरेट कर दिया गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सिविल वॉर चलती रही या मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती रही, उसके अंदर हमें उमर उल बशर जो है उसका नाम सामने नजर आता है। और उमर उल बशर वो बंदा है जिसको पकड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अरेस्ट वारंट जो है वो इशू किया था। ये आप लोगों ने यहाँ पे सूडान के हवाले से याद रखना है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास एक और कंट्री है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, वो है जी नाइजीरिया। ये हमारे पास नाइजीरिया, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ये लास्ट कंट्री होगी हमारी। नाइजीरिया के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका की एक ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है जो अफ्रीका के अंदर। मैंने बताया कि जी सबसे बड़ी, अगर हम पॉपुलेशन की बुनियाद पे बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री हमें नजर आती है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड के अंदर फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान आता है, सिक्स सेवंथ नंबर पे नाइजीरिया आता है। ठीक है जी। नाइजीरिया जो है वो हमें सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री नजर आती है। और इनकी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 205 मिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 220 मिलियन की पॉपुलेशन है। ठीक हो गया जी। ये सातवें नंबर पे आता है। इसके अलावा जो है ये नाइजीरिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया के अंदर जिसकी यूथ सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यूथ पॉपुलेशन के हवाले से। ये 205 में से जो 90 मिलियन यूथ है वो 90 मिलियन की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे यूथ है। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बता
बताता चलूं कि ये जो नाइजीरिया है ये एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है। मल्टी एथनिक का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं। अगर हम उस नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ पे 250 एथनिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें मेनली पंजाबी, पश्तून, सिंधी, सराइकी, बलोची और फिर इस ये ग्रुप्स नजर आते हैं मेनली जो एथनिक ग्रुप्स हैं। लेकिन नाइजीरिया के अंदर अब जो है वो 250 एथनिक ग्रुप्स हैं और ये लोग जो है वो मोर देन 500 लैंग्वेजेस बोलते हैं। मोर देन 500 लैंग्वेजेस बोलते हैं और इट्स डाइवर्सिटी की वजह से नाइजीरिया के अंदर जो इन्होंने नेशनल लैंग्वेज है इसको इन्होंने इंग्लिश डिक्लेयर कर रखा है। इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखा हुआ है। अब इसके अलावा हमें वंस अगेन सूडान वाली कंडीशन यहाँ पे नाइजीरिया के अंदर भी नजर आती है कि नाइजीरिया की जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे नाइजीरिया के नॉर्थ के अंदर हमें जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी नजर आती है, जबकि सदर्न पार्ट के अंदर हमें क्रिश्चियन कम्युनिटी नजर आती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एस्पायरेंट्स। आज का हमारा सेशन यहाँ तक ही था। अभी अगर किसी का कुछ सवाल है तो यू मे आस्क।